दोस्तों, जब हम गोवा शब्द सुनते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में एक तयशुदा तस्वीर उभरती है। एक ऐसा स्थान जिसे हम आधुनिक मानते हैं, जिसे हम यूरोपियन प्रभावकालीन कहते हैं और कई बार बिना सोचे समझे पूरी तरह विदेशी प्रभाव वाला मान लेते हैं। इस धारणा के बनने के पीछे कारण भी है। यहाँ पर बीच दिखाई देते हैं, पार्टियां दिखाई देती हैं, यूरोपियन सत्यापन दिखाई देता है, पुर्तगाली शासन की समृद्धियां दिखाई देती है और पर्यटन के मौजूदा स्वरूप ने इस छवि को और मजबूत कर दिया। लेकिन इतिहास को इस तरह देखना, यानी केवल दृश्य और वर्तमान के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेना, बौद्धिक दृष्टि से एक अधूरा तरीका है। क्योंकि इतिहास सतह पर नहीं चलता, वो परतों में चलता है। समय की परतों में, भाषा की परतों में और स्मृति की परतों में। और जब हम गोवा नाम को इस दृष्टि से देखते हैं तो धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि ये नाम ना तो अचानक पैदा हुआ, ना ही किसी एक सत्ता की देन है। वास्तव में गोवा नाम का विकास एक लंबी ऐतिहासिक भाषीय प्रक्रिया का परिणाम है। यहाँ भाषीय प्रक्रिया से आशय है कि समय के साथ शब्दों का उच्चारण बदलता है, लिखने का तरीका बदलता है और अलग अलग भाषाओं के संपर्क में आकर शब्द अपने पुराने रूप से हटकर नए रूप में सामने आते हैं। और इस प्रक्रिया की जड़ें हमें आधुनिक काल में नहीं बल्कि प्राचीन भारत में मिलती हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य, पुराणों, धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक अभिलेखों में इस क्षेत्र के लिए जिस नाम का प्रयोग मिलता है वो है गोमंतक। गोमंतक एक शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये संस्कृत मूल का शब्द है। संस्कृत जो केवल एक भाषा नहीं बल्कि प्राचीन भारत की बौद्धिक संरचना की रीढ़ थी। कई ग्रंथों में गोमंतक को पश्चिमी भारत की एक विशिष्ट भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। विशिष्ट यानी सामान्य से अलग, जिसकी अलग पहचान हो। इसे पवित्र कहा गया है और साथ ही भौगोलिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। भौगोलिक महत्व का अर्थ है समंदर से निकटता, प्राकृतिक बंदरगाह और व्यापार के लिए अनुकूल स्थिति। यह कोई संयोग नहीं कि जो क्षेत्र बाद में गोवा कहलाया वो भारत के समुद्री इतिहास में लगातार उपस्थित रहा। गोमंतक शब्द का प्रयोग केवल धार्मिक संदर्भों तक सीमित नहीं था, ये भूगोल का नाम भी था और सांस्कृतिक पहचान का भी। भारतीय परंपरा में यह क्षेत्र उस भूमि के रूप में जाना जाता है जिसे समंदर से प्राप्त माना गया। यहीं पर भगवान परशुराम से जुड़ी कथा आती है। पर यहाँ एक बौद्धिक स्पष्टता जरूरी है। इतिहास और परंपरा को हमेशा एक ही तराजू में नहीं तोला जाता। जब हम कहते हैं कि भगवान परशुराम से जुड़ी कथा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम इसे आधुनिक अर्थों में वैज्ञानिक तथ्य घोषित कर रहे हैं, लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं कि हम इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें। ऐसी कथाएं ये बताती है कि किसी क्षेत्र को लोग कितना प्राचीन मानते थे, कितना विशिष्ट मानते थे। और गोमंतक के संदर्भ में ये कथा इस बात का संकेत देती है कि यह भूमि साधारण नहीं थी, इसे विशेष माना जाता था। लेकिन गोवा की पहचान यहीं आकर समाप्त नहीं होती। अगर ऐसा होता तो इसका उल्लेख केवल धार्मिक ग्रंथों में सीमित नहीं रह जाता। मध्यकालीन भारत में यह क्षेत्र एक सक्रिय समुद्र व्यापार केंद्र के रूप में उभरता है। सक्रिय यानी केवल नाम मात्र का नहीं बल्कि लगातार व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ। अरब व्यापारी, फारसी व्यापारी और हिंद महासागर के व्यापारी मार्गों से आने वाले लोग इस क्षेत्र से परिचित थे। उनके विवरणों में, उनकी यात्राओं के वर्णनों में इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि गोमंतक नाम अपने शुद्ध संस्कृत रूप में नहीं बल्कि बदले हुए रूपों में सामने आता है। कहीं इसे गोव कहा गया, कहीं गोवम और कहीं गोवापुरी। ये परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बताता है कि नाम बदलने की प्रक्रिया किसी राजनीतिक आदेश से नहीं बल्कि भाषीय व्यवहार से हो रही थी। संस्कृत से स्थानीय भाषाओं को और संक्रमण के दौरान लंबे औपचारिक और संस्कृतनिष्ठ शब्दों का संक्षिप्त हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा सुविधा चाहती है, जो शब्द बोलने में आसान होता है वही टिकता है। और इसी प्रक्रिया में गोमंतक जैसे शब्द का सरल रूप सामने आता है। अब इसी नाम से 16वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोपियन यात्रियों का संपर्क होता है और विशेष रूप से पुर्तगालियों का। 1510 में जब पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया तो यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी जन्म लेती है। अक्सर ये कहा जाता है गोवा नाम पुर्तगीज ने दिया, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य इस धारणा का समर्थन नहीं करते। पुर्तगालियों ने किसी नए नाम का निर्माण नहीं किया, उन्होंने वही नाम अपनाया जो स्थानीय रूप से प्रचलित था।
उन्होंने गोव शब्द को अपने उच्चारण के अनुरूप लिखा और बोला और यही शब्द उनके प्रशासनिक दस्तावेजों में धीरे धीरे गोवा बन गया। यहां एक शब्द आता है लिप्यंतरण। लिप्यंतरण का अर्थ होता है एक भाषा के शब्द को दूसरी भाषा की ध्वनियों के अनुसार लिखना। ये नाम बदलना नहीं, ये नाम का रूप बदलना है। और यही कारण है कि गोवा नाम को पूरी तरह विदेशी कहना ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं हो। अब स्वतंत्रता के बाद का प्रश्न आता है, जब भारत आजाद हुआ और कई शहरों के नाम बदल गए तो गोवा का नाम क्यों नहीं बदला गया? इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है, क्योंकि गोवा नाम किसी उपनिवेशकालीन कल्पना का परिणाम नहीं था। इसकी ऐतिहासिक निरंतरता गोमंतक से गोव और गोव से गोवा तक जाती है। ये नाम भारत की अपनी ऐतिहासिक प्रक्रिया से निकला था। आज गोवा को केवल पर्यटन के चश्मे से देखना इतिहास के साथ अन्याय है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां प्राचीन भारतीय परंपरा, मध्यकालीन समुद्री व्यापार और उपनिवेशकालीन शासन तीनों की परतें एक साथ मौजूद है। और गोवा का नाम इसी निरंतरता का संकेत देता है, क्योंकि किसी भी स्थान का नाम उसकी स्मृति और उसकी पहचान हमेशा साथ साथ चलती है। तो ये थी गोवा की असली कहानी। इस पर आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताएं। नमस्कार।